अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्ज़ अयूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा 2024 में क्या क्या इश्यूज़ हैं। हुकूमत चाहती है टैक्स पेयर की तादाद, गोशवारों की तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा हो, वो किस तरह मुमकिन है, और टैक्स पेयर के लिए अपना गोशवारा जमा करवाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, और टैक्स पेयर को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो उनको गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो FBR के रिडार पर आ जाएँ। और टैक्स प्रैक्टिशनर हैं वो अपने जो टैक्स पेयर हैं उनको, अपने क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह शऊर आगाही देते हैं। क्या डिपार्टमेंट भी वो शऊर आगाही अपने टैक्स पेयर को देता है, अपने क्लाइंट्स को देता है। कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए गोशवारों की तादाद को बढ़ाया जा सकता है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद नदीम भट्ट साहब। आप FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, चेयरमैन हैं लाहौर टैक्स बार अकेडमी के। और उनके साथ मौजूद है मोहम्मद आसम साहब। आप FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। गुफ्तगू करने से पहले रिपोर्ट देखते हैं उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। सबसे जो बड़ा मसला है ना यूबी साहब, उसमें ये आ रहा है कि लिंक डाउन हो जाता है आयरस का बार बार, और सैटरडे संडे को वीकेंड पे तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, लिंक डाउन हो जाता है। जो काम किया होता है वो भी बास टाइम पे जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो डाटा हमने इनपुट किया होता है वो भी बास टाइम पे जो है ना वो नज़र नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो टेक्निकल उसमें जो फॉर्म अपलोड किया FBR में, उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट ये है कि अगरचे किसी बंदे की सैलरीड इनकम जो है वो 50% से ज़्यादा है, तो उसकी जो सैलरी इनकम पे रेट लगेगा वो सैलरीड पर्सन का लगेगा। लेकिन गोशवारे में अगरचे 1 रुपया भी डाल दिया जाए, जैसे कि मास टीचर्स जो हैं वो इनकम अर्न करते हैं पेपर्स वगैरह चेक करने की, या कोई डॉक्टर्स हैं वो लेबॉर्ट्री में कोई पार्ट टाइम करते हैं, वो कुछ 1 रुपया भी अगर से आ जाए तो अब वो उनका सैलरीड इनकम का रेट चेंज हो जाता है। तो वो मतलब कि ये चीज़ जो है ये कंसीलमेंट को इनकरेज करेगी, ना कि लोगों को इस चीज़ पे इनकरेज करेगी कि वो अपनी ट्रू इनकम एक्सप्लेन करें। और दूसरा, मिनिमम टैक्स में जिन बिज़नेस जो लोग हैं, बिज़नेस इंडिविजुअल हैं या AOP हैं, जिनका मिनिमम रजीम में टैक्स कटा हुआ है, अब मिनिमम रजीम में टैक्स डिडक्ट होने का मतलब ये है कि टैक्स लाइबिलिटी जो है वो मिनिमम इतनी होनी चाहिए। लेकिन फॉर्म जो है वो क्या कर रहा है कि जो नॉर्मल टैक्स है उसको मिनिमम टैक्स में ऐड कर रहा है, हालांकि उसको उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। अगरचे नॉर्मल लाइबिलिटी जो है वो मिनिमम से कम है तो उसको टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो क्रिएट हो रही है। ये भी एक टेक्निकल फॉल्ट है। दूसरा, जो रिफंडेबल होता है इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर्स का, वो करंट ईयर में एडजस्टेबल होता है, यानी कि टैक्स पेयर के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो बजाय रिफ़ंड क्लेम करने के करंट ईयर की लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर ले, तो वो एडजस्ट नहीं हो रहा। तो ये तो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स, देखनी चाहिए आयरस की टीम को और इस पर गौर करना चाहिए, और किसी जो है वो माहिर टैक्स अमूर से मशवरा करना चाहिए इस बारे में। और दूसरा, अभी जो करंटली गवर्नमेंट ने 236H और G की जो इम्प्लीमेंट की है वो एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है, क्योंकि टैक्स पेयर्स को तो समझ नहीं आ रही इसको कैसे करना है, वो कंसल्टेंट के पास ही है। अब रिटर्न्स के साथ ये काम जो है ना ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है। इससे मुझे भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको क्वार्टरली लेके जाए, या इसको इसका कोई और चीज़ देखें, या इसका कोई गोशवारा जो है फॉर्म इसका आसान करें। अब 236G और H की वजह से कई लोगों की सेल्स टैक्स रिटर्न्स पेंडिंग है और वो एक चेन चल गई है। तो बहुत शुक्रिया, ये मेन प्रॉब्लम्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं। कभी हम डिटेल में इंशाल्लाह मौका देंगे तो आपको वो भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान में टैक्स बेस बढ़ाने का, इस हवाले से इसमें मैं समझता हूँ जी सबसे पहले FBR को हम एक्चुअली बात करते हैं लोगों के टैक्स पेयर के नंबर बढ़ाने की, तो अब मेरा ख्याल है ये डायरेक्टली समझ लें रिलेटेड है FBR के रवैये से। जो ओवर टाइम जो टैक्स पेयर्स हैं वो उसको देखते हैं और उसको नोट करते रहते हैं अपनी मेमोरी में, और तो इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि FBR हैज़ टू इंश्योर कि जो प्रोमिसेस वो लोगों से करे उसको उन्होंने पूरा करना है। देखा ये गया है कि आप एक फैसिलिटेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं और वो अगले साल में या साल के दौरान या साल या 2 साल के बाद वापस ले ली जाती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल एक्सपोर्टर के साथ जो आप समझ रहे फिक्स टैक्स रिजीम में एब्रप्ट एंडिंग है, ये हम समझते हैं शायद वफाक की मजबूरी थी इसको वापस लेना, मगर अगर वापस लेना था तो ये चीज़ ज़रूर डिस्कस की जा सकती थी कि इसको टेपर ऑफ किया जा सकता था साल 2 साल 3 साल में,
सो शायद उससे उसकी जो एक एब्रप्ट इफ़ेक्ट आया है इंडस्ट्री पे वो अवॉइड हो सकता। इसी तरह हमने देखा कि बहुत सी मराहत जो यकदम वापस ले ली जाती हैं, उससे जो लोग उसके तहत इन्वेस्टमेंट्स या अपनी पोजीशनिंग ले चुके होते हैं उनके कारोबार को बहुत इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह से ये ताजिर दोस्त स्कीम है, इसमें बहुत से लोग रजिस्टर हुए, हमारे ताजिर भाई इसमें रजिस्टर हुए। जब रजिस्टर हुए तब उनको ये नहीं बताया गया कि इसके अंदर आप किस किस्म के चैलेंजेस आपको दरपेश होने का मतलब है खदशा या एप्रीहेंशन हो सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको जो नोटिस अब मौसूल होना शुरू हुए हैं वो बताया ये जा रहा है कि वो अक्सर उनका गिला ये है ताजिरों का कि उसकी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, यानी वो आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर अनरिलेटेड या गेस वर्क के ऊपर मामला चल रहा है। तो असल बात यह है कि जब से ये एफबीआर का सिस्टम है इसमें रिटर्न में काफ़ी मसाइल आए हैं शुरू से लेके अब तक। अब जैसे एक बहुत अहम मसला है, हम इंपोर्ट की एक फ़िगर है 6% की, हम वहाँ एडजस्टेबल में या कहीं फाइनल टैक्सेशन के लिए उसे डालते हैं, तो वो रेट की फ़िगर ही अवेलेबल नहीं है कि हम किस में इंसर्ट करें। कंप्लेंट भी की गई, उन्होंने कहा कि अच्छा जी उस फिगर को जो है हम इंसर्ट कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद कि कंप्लेंट करने के उस फिगर को एडजस्ट नहीं किया गया। और भी बहुत से पेचीदा मसाइल हैं, मतलब हम कहीं गोशवारे को सेव करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो जाता है, वापस सिस्टम पे चला जाता है। जब से ये रिटर्न आई है इसमें काफ़ी मसाइल का शिकार हैं ताजिर हजरात। अभी एफबीआई ने कोशिश तो की है, जैसे अभी 28 अगस्त को उन्होंने एक कोशिश की कि एक आसान फॉर्म SRO जो नया 1321/2024 को 28 अगस्त को अभी हड़ताल के बाद, जब ताजिरों ने हड़ताल की है उसके बाद एक लॉन्च किया है उसको, जो अभी तक वो खैर IRS सिस्टम में या एफबीआर के पोर्टल पे तो नहीं आया, लेकिन उसको देखा गया है कि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुतवक्के थी कि गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिले, और ताजिर हजरात ने काफ़ी इसमें काविश की, और उनका और हमारे जो वकला के नुमाइंदे हैं उन्होंने काफ़ी इसमें तावन किया कि ऐसे सादा रिटर्न बनाने की कोशिश की जाए जिसमें ताजिर हजरात को ज़्यादा मसाइल ना हों। एक मसला जो ताजिर हजरात को है रिटर्न के हवाले से, रिटर्न में जो फिगर्स दी जाती हैं उनको जो है ना, जैसे सेल्स टैक्स में, क्योंकि अब बैंक क्रेडिट की फिगर्स को अगर हम ना लें, जो ताजिर हजरात की साथ सबसे बड़ा मसला है कि हर बंदा डिजिटलाइजेशन में आ गया, और हर बंदा पेमेंट जब करता है ताजिर हजरात को कैश के, बड़ी अच्छी बल्कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक गुड साइन है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। लोग पेमेंट करना जो है मुख्तलिफ जो जैज़ कैश है, इजी पैसा है, बैंक की ट्रांजेक्शन हैं, और भी बड़े जो सहूलत वाले डिजिटल ऐप्स हैं उनके ज़रिए कर रहे हैं। तो उससे ये है कि ताजिर हजरात की सेल्स को बखूबी देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। उन क्रेडिट फिगर्स को हम वकला ने कोशिश की कि उसको दिखाया जाए उनकी परचेजिंग के हवाले से, उनकी सेल के हवाले से। अब उसमें जो ताजिर हजरात का खौफ है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सेल अपनी दिखा देते हैं, जैसे गोशवारे में दिखानी चाहिए, तो उसमें सेल टैक्स का इशू था कि वो उन्होंने सेल टैक्स ना लग जाए। 10 करोड़ तक की जो सेल है गवर्नमेंट की, इस पे एग्जम्पशन है कि उस पे वो जो है टर्नओवर टैक्स नहीं लगेगा। तो हमें चाहिए कि एक इस टर्नओवर टैक्स को की लिमिट को भी कुछ बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग अगर सेल अपनी प्रॉपर दिखाएंगे। नदीम भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये गोशवारा है जिसको हम रिटर्न कहते हैं, इसकी अफादियत क्या है और इसका खद्दोखाल क्या है? देखिए, बात यह है कि अगर आप इसकी एक लिस्ट बनाना चाहें ना, कुछ पॉइंट्स में आपको दे देता हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा समझना। जैसे आपको डबल टैक्स रेट जो है, नंबर ऑफ केसेस में 10 शेड्यूल अवेलेबल है, जिसमें एक लिस्ट पड़ी हुई है कि कब कब अगर एक बंदा ATL में नहीं होगा तो उसको डबल टैक्स, और कुछ जगहों पे तो डबल से भी ज़्यादा है, प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर जैसे है 10% भी आया हुआ है। एक दूसरा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर मेंबरशिप की रिन्यूअल चाहिए, मेंबरशिप चाहिए, आप उसके बगैर, रिटर्न के बगैर नहीं ले सकते। तीसरी बात यह है कि अगर आपको गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, विदाउट आप रिटर्न के आप ले नहीं सकते। अब बात यह है कि अब इस वक्त विदाउट
रिटर्न फाइल किए और प्रॉपरली रिटर्न फाइल किए, अब आप एक्टिव टैक्स पेयर का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जब तक आप नहीं बनेंगे आप, अच्छा फिर एक और बात भी है, अब अगर आप डबल या ज़्यादा टैक्स पे कर देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने रिटर्न नहीं फाइल करनी। वो क्वेश्चन उधर का उधर ही है। 114 सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ का जो ये कहता है कि किन किन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है। जी, अगर जी। आप उनमें से किसी एक क्लॉज में ज़्यादा में फॉल कर गए तो आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी, मसलन कंपनी के लिए लाजमी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है उसको लाजमी है, अगर आरसीसी से ज़्यादा गाड़ी है उसको लाजमी है, अगर आपने पिछले 2 साल के आपने एडजस्टमेंट क्लेम करनी है, रिफंड लेने हैं आपने, वो लाजमी है। सो एक लिस्ट है पूरी जो उसके अंदर अवेलेबल है, या आपकी एफटीआर का केस है फाइनल टैक्स रजीम का, उसको लाजमी है, अगर टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा अमाउंट है तो एक लिस्ट पूरी उन्होंने डाल दी। एक और भी जिनकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा हो उनको गोशवारा जमा करवाना लाजमी होता है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी का कारोबार भी ना हो, बिजनेस भी ना हो, किसी वैसे वो सर्विस देता हो किसी, वो उस पर पैसे कमाता है, इनकम उसकी होती है 10 लाख से भी ज़्यादा होती है, वो गोशवारा जमा करवाना लाजमी है। देखिए पता क्या, एक ना क्लॉज ऐसा है 114 के अंदर जिस पर लोग ना कंसंट्रेट नहीं करते। वो ये कहता है 114 का 1A जो सब सेक्शन है उसका, वो ये कहता है कि अगर किसी बिजनेस पर्सन की इनकम जो है ना वो 3 लाख से ज़्यादा लेकिन 4 लाख से कम है, उसको भी रिटर्न फाइल करना लाजमी है। ठीक है। 10 लाख तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप। बट साहब अगर ये कौमी फरीज़ा है रिटर्न जमा करवाना, अगर कौमी फरीज़ा है, इसको अदा करने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई शऊर आगाही या FBR की तरफ से कोई इसके हवाले से शऊर आगाही, ये गोशवारा जमा करवाना कौमी फरीज़ा है, इसको लाजमी जमा करवाएं, तो अगर किसी को एतमाद में लेना हो उसका पहला स्टेप क्या है? देखिए अब मसला ये है कि ये बड़ी एक लंबी बहस है और बड़े सालों से चलती हुई आ रही है। देखिए जब ऑस्ट्रेलियन ने इस लॉ को बनाया था, सारा आपका लॉ बदला तो 120 सेक्शन एक डाला गया, उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी आप अपनी रिटर्न खुद असेसमेंट करें और उसको डिक्लेयर करें, हम उसको डीम टू बी ऑडिट समझेंगे, कोई सवाल नहीं होगा, कोई ऑडिट नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि आपकी चीज़ें एक्यूरेट होंगी और लॉ के मुताबिक होंगी। इवन के अगर आपको ऑडिट में नाम आ गया, 122 में आपका अमेंडमेंट हो गई तो अमेंडमेंट का नोटिस आ गया, तब भी अगर आप चीज़ें क्लियर कर देते हैं तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। मैंने कितने केसेस में जहां 122 लगा, क्योंकि टोटल ऑडिट में तो बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती हैं तो कोई ना कोई चीज़ थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है, लेकिन 122 का जब वो एक इशू 2, 4, 5 वो इशू रेज करते हैं, अगर आप उसका सही जवाब दे दें तो काफ़ी हद तक FBR उसमें आपको क्लीन चिट दे देता है। हुकूमत गोशवारा इसलिए लेती है ताकि वो अंदाज़ा लगा सके हमारे मुल्क में कितने लोग हैं जो टैक्स के दायरा कार में आते हैं और कितनी हमारी मुल्क में इन्वेस्टमेंट है जिसको हम मुल्क को चलाना है, किस तरह चलाना है, ये सारा अंदाज़ा लगा के ताकि गोशवारों से लगाया जाता है। उसी से पता चलता है करप्शन कौन कर रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है, कौन मुल्क को लूट रहा है, किस किस के केस अदालतों में है, ये गोशवारे से सारा कुछ पता चलता है। जिस तरह आज तक सियासी जितने भी लोग आजकल अदालतों में हैं या अदालतों से बाहर हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, सब गोशवारे से पकड़े गए हैं। इस पे होना तो ये चाहिए हुकूमत को, लोगों को एतमाद में लेने के लिए गोशवारा जमा करवाना इसलिए ज़रूरी है। ये हमें आप के जो सेफ्टी है उसको हमने मलूज़ खातर रखते हुए फ़ैसला करना है। हमारे जो टैक्स पेयर है इसको हम क्या क्या सहूलियात फराहम कर सकते हैं, इसको किस तरह सिक्योरिटी दे सकते हैं, किस तरह सेहत दे सकते हैं, किस तरह तालीम दे सकते हैं, इस पे कभी गौर किया हुकूमत ने या FBR ने? देखिए उसकी ना एक लिमिटेशन मैं आपको बता देता हूँ, इसको गौर करने का टाइम बिल्कुल होता है, लेकिन आप ना एक चीज़ पहले चेक करें। मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूँ जी। आप पहले अपना बजट जब जाके चेक करें, इस दफ़ा जो बजट दिया गया है उसका 55% तो मार्कअप है, टोटल बजट का जो परसेंटेज 55% मार्कअप 9,700 अरब से ज़्यादा जो सूद हमने अदा करना है। जी। उसके बाद 12% आपका जो है वो डिफेंस के ऊपर खर्च होता है। अब 67-68% तो आपका इधर ही खर्च हो गया, बाकी जो बचा है उसमें अब आप देख लें कि आपने डेवलपमेंट क्या करनी है, आपने एजुकेशन पे क्या लगाना है, हेल्थ पे क्या है, सैलरीज कितनी है। तो एक जी मसला ये तो है, ऊपर जा चुके हैं। नदीम भट्ट साहब सबसे पहले तो हमें ये सोचना है ना, जो हमारे गोशवारों की आबादी के लिहाज से 25 करोड़ का मुल्क है, तो गोशवारे कितने % हम जमा आबादी के लिहाज से 50 लाख करें? है सिर्फ, बस इससे ज़्यादा तो अभी तो 50 लाख तक की तादाद नहीं गई, अभी तक तो 50 लाख। जी 60 लाख है। NTN तो 96 लाख हैं सर, कमर्शियल मीटर हमारे 40 लाख से ऊपर हैं, गोशवारे हमारे 40 लाख भी नहीं है। जी, तो ऐसे इसका ही। मतलब आबादी के लिहाज से तो नहीं, हम तो वो कमर्शियल मीटर के हवाले से भी एक गोशवारे पूरे नहीं कर सकते। बिल्कुल हम बिल्कुल उसके डिज़ायर्ड लेवल से क्या
जो होना चाहिए उससे बहुत नीचे हैं हम लोग, बिल्कुल फैक्ट है। मैं बट साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। आसम साहब, इनकम टैक्स गोशवारा 2024 उसमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन से ऐसे मसाइल आ रहे हैं जो रिटर्न जमा करवाने वालों को मुश्किलात पैदा हो रही हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले यूबी साहब, आपने इस प्रोग्राम के थ्रू एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आज उसको आपके सामने रखा है। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है ये इस पर बेस करती है कि आप टैक्स क्या पे कर रहे हैं। सेकंड बात ये है कि ये बात आपने जैसे भी फरमाई कि जी गोशवारों से पता चलता है कि आपका मुल्क और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके प्लान्स, आपके जो फोरकास्टिंग है वो उस हिसाब से की जाए और मुल्क जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन हो। उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज अवेलेबल भी हैं। FBR ने सिस्टम भी इस पे बनाए, इस पे वीडियोस भी लॉन्च की जो कि आपके पोर्टल पे आपको अवेलेबल हैं। कोई भी लेमैन जो है वो उसको स्टडी करके, रेड करके वो उस पर गोशवारे जमा करवा सकता है। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपको चीज़ों के बारे में हाउ नो होनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है कि वो उन चीज़ों पे जाके अमल कर सके। बहरहाल फिर भी पब्लिकली बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो अवेयर देखने में आई है। इस साल लोग गोशवारे जमा करवाने की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इश्यूज आ रहे हैं जी जी, अब वो अगर हम इसको काउंट फॉर करेंगे तो हमारा काम भी इजी हो जाएगा और जो टैक्स पेयर है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। मतलब मैंने एक रिटर्न फाइल करने के लिए जैसे क्रेडेंशियल्स को यूज़ किया, लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाया, तो उसने कहा कि जी ये तो इनवैलिड है। अच्छा, वो आप ही की तरफ से लॉट हुआ है, FBR की तरफ से उसके मोबाइल पे, उसके ईमेल पे वो जनरेट हुआ, वो 1 घंटा पहले लग रहा था, 1 घंटे के बाद वो लग ही नहीं रहा। सिस्टम वही है, सिस्टम वही है, लेकिन सिस्टम उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। 2-3 घंटे उसको कंटिन्यू बेसिस पे 15 मिनट 30 मिनट करने के बाद वो 2-3 घंटे आपके ज़ाया हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद वो लग गया। अच्छा, जब वो लग गया है, आपने जो डाटा जो टैक्स पेयर की तरफ से आपके पास आया, इवन आपका अपना डाटा भी, जी जी, जब आपने उसे इनकॉर्पोरेट किया, उसमें आपने सैलरी बताई, प्रॉपर्टीज बताई, अपनी सेविंग बताई, टैक्स की डिडक्शन बताई, अगर कोई रेंट है वो बताया, अगर कोई प्रॉफिट डिविडेंड है वो बताया, सारी चीज़ें करने के बाद जब आपने उसे सेव किया तो सेव ही नहीं हुआ। ये उससे बड़ा एक खतरनाक 2 घंटे भी ज़ाया गए, मेहनत भी ज़ाया गई सारी जी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो डाटा सेव ही नहीं हुआ, अब अगर वो सेव हो ही गया तो उसमें और इश्यूज क्या आ रहे हैं आपको। बहुत सारे केसेस के अंदर तो मिनिमम टैक्स की वर्किंग ही ठीक नहीं हो रही, वो एट पार आ ही नहीं रही, बार बार आपको उसको बटन को दबाते रहना पड़ता है उसके लिए कि यार आप उस फंक्शन पे आ जाएं, उस टैक्स की कैलकुलेशन पे आ जाएं, उस रिकन्सिलिएशन पे आ जाएं, रिकैलकुलेट कर करके कि यार जो हम टैक्स एज पर लॉ किताब में लिखा हुआ है जो आना चाहिए कम से कम वो तो आ जाए। और फिर एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगस्त 2021 से लेके अगस्त 25-6 तक तो दोपहर के बाद यानी कि आफ्टर 1 o'clock 2 o'clock टिल रात तक पोर्टल चली नहीं है नेट की वजह से। जी, नेट की वो नेट के मसाइल हैं, कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज थे। आपको पता है पिछले दिनों ये वो एक हाइप चल रही थी कि नेट ही नहीं आ रहा अभी तक भी नहीं आ रहा सही वो फिर वो जो व्हाट्सएप के ऊपर वो जी इस पर वो चेंजिंग आ रही है, वॉल को लग रही है, फायरफॉल, इस तरह की चीज़ें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो काम आप 2 घंटे में कर रहे थे अब वो आपके काम 5 घंटे में चले गए। लिमिटेशंस आपने मुकर्रर की नहीं है कि 30 सितंबर से आगे गोशवारे नहीं जाने। ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, ताकि जितने लोग वेल अवेयर होकर आपके पास आएंगे ऑन टाइम आपका काम भी ख़त्म हो जाएगा। एक्सटेंशन से ही होता है यार, अच्छा इस महीने नहीं 15 दिन बाद कर देंगे, 15 दिन बाद कर देंगे। ये भी एक बैड पैच था जो गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है। इस बार 1 जुलाई को गोशवारा को उसमें तब्दीली नहीं की गई। इस दफ़ा 1 जुलाई को अवेलेबल था गोशवारा, वो 30 सितंबर कानून के मुताबिक 30 सितंबर उसकी डेट बनती है। का है लॉ के जी अंदर। लेकिन बात ये है कि जो उसके इश्यूज हैं अगर वो इमीडिएटली आपको जिस तरह नेट बैठ रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा, CPR जनरेट नहीं हो रहे, चलान नहीं निकल रहे। जी जी, कि अगर आपने सारे काम कर दिए हैं जी जी, और आपकी कोई लाइबिलिटी अगर आई है उसके ऊपर अप फ्रंट के ऊपर कि जी 100 रुपये आपकी लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल अप फ्रंट पे आई है, अब आप नाउ यू हैव टू पे दिस इन गवर्नमेंट ट्राइयर। आपने PSID जनरेट किया है, वो जमा करवा के आया है,
तो CPR ही 4-4 घंटे नहीं आ रहा आपके पास। जी सिस्टम के अंदर एक रिटर्न जो है वो 4 घंटे वैसे ही पड़ी हुई है कि जी अब वो सबमिट नहीं हो रही। सही। अगर यही काम आपका आखिरी दिन हो रहा होगा तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि आप टाइमली अपनी चीज़ों को कर पाएंगे कंप्लीट। जी इट वुड नॉट बी पॉसिबल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहरहाल हमारे सिस्टम की भी फ्लॉज हैं उसके अंदर। जैसे FBR मालूमात है, अगर आपने किसी को कैटर करना है या आपने किसी इंफॉर्मेशन को इन डेप्थ में जाके सिस्टम का हिस्सा बनाना है तो आप उसमें जाके देखते हैं FBR मालूमात और आप IRS के ऊपर वो आपकी इंफॉर्मेशन ही मैच नहीं कर रही, तब आपको बार बार टैक्स पेयर को जो है वो बताना पड़ता है कि भाई दे जाओ इंफॉर्मेशन दे के ये रिटर्न के जमा करवाते वक्त या फाइल करते वक्त हेल्पलाइन भी आपकी मदद कर सकती है FBR की? देखिए हेल्पलाइन अवेलेबल है, जी जी। हेल्पलाइन अवेलेबल है, लेकिन आप ये देखें कि हेल्पलाइन पे आपके इशू को एड्रेस कब करना है। जी। उनके पास आप कोई भी ईमेल कर दें, लिखा ज़रूर होता है 72 घंटे में आपको इसका जवाब आ जाएगा, और बहुत सारे केसेस में आ भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हेल्पलाइन काम नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कैटर ही नहीं हो पाते उतनी देर के अंदर। अब बहुत सारे लोगों ने जी बाहर ट्रैवल करना है, बहुत सारे लोगों ने किसी उम्रे पे जाना है, बहुत सारे लोग जो हैं वो आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, कोई किसी भी इश्यूज़ की वजह से, कोई बिजनेस मीटिंग्स आ गई हैं, कोई इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं। अब जैसा चैम्बर के इलेक्शन चल रहे जी। हैं, रिटर्नों को देना है लेकिन जी। उनके इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस वजह से ये वो इश्यूज हैं जिनको आपने इमीडिएट अटेंशन देनी है, फिक्स करना है कि यार ये इशू टेक्निकल इश्यूज हैं, ये टैक्स पेयर का इसमें कोई कसूर नहीं है, इसमें AR का कोई कसूर नहीं है, इसमें आपकी रिटर्न्स आपके पास अवेलेबल है, फॉर्म आपके पास अवेलेबल हैं, आप कुछ ओपन नहीं कर पा रहे। उससे इसकी आसम सब कितने सफ़ात की रिटर्न है वैसे ये जो इनकम टैक्स गोशवारा कितने सफ़ात हैं इसके? देखिए सफ़ात तो आपकी इनकम पे डिपेंड करते हैं। जी जी अगर आपका सैलरी इनकम है तो आपका एक ही सफ़ा है, ठीक है। अगर आपका रेंट आ गया तो आपके 2 सफ़े हैं, अगर आपकी कोई और इनकम है, कोई बैंक के आपके कोई गाड़ी आपके नाम है तो आपके 3 से 4 सफ़ात हो गए हैं। एंट्रीज बढ़ती जाएंगी आपकी। एक बंदा जिसको वकील की फ़ीस नहीं दे सकता, रिटर्न की फ़ीस नहीं दे सकता, वो अपना गोशवारा भर सकता है? सर अगर तो वो वेल अवेयर है चीज़ों के बारे में, देखिए इम्पॉर्टेंट वर्ड है वेल अवेयर, और उसे पता है कि यार नहीं ये जो टैब है, ये जो कोड है, ये मैंने यहीं पे करना है। जैसे अभी मेरे दोस्त ने ये बात बताई भट्ट साहब ने कि 120 के अंदर उन्होंने ये कहा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट दें, हम इसे डीम टू बी असेस्ड कहेंगे आप। यानी कि पहली बात तो ये कि आप एग्जैक्ट बताएं। हमारे यहाँ चूँकि अगर मैं उस चीज़ के नोटिस में नहीं हूँ और मुझे पता नहीं चला और मैंने गलत फाइल कर दी, अब मुझे किसी भी सूरत में ऑडिट आ गया, अब मैं रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकता, यानी कि मुझे माफ़ी नहीं है उस बात की। एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं था, फिर मुझे पता नहीं था, जी जी, फिर मेरा ऑडिट आ गया, अब मैं उसे रिवाइज नहीं कर सकता। वो जब तक ऑडिट में ना आए उससे पहले रिवाइज कर सकते हैं जी। 177 और 122(9) जी जी, ये 2 नोटिस से पहले रिवाइज कर सकते हैं, रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले अगर आपको कोई नोटिस आ जाता है, 161 आ जाता है या कोई और इन्फॉर्मेशन वो आपसे ले लेता है, देन यू आर एलिजिबली बाय लॉ, यू हैव टू बी कि आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। बट अगर आपका ऑडिट में आ गया तो उसने कहना देखा मैंने आपका फॉल्स, आपकी मिस्टेक को मैंने आइडेंटिफाई। ऑडिट से बचने के लिए जो गोशवारा जमा करवाता है टैक्स पेयर, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन और आपके वो तमाम असासे जो आपके CNIC पर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। अच्छा ये डाटा छुप नहीं सकता। मैं अगर ये कहूँ ना किसी भी आदमी को ये ओपिनियन दूँ या कोई मुझसे आके ये कहे कि जी मैंने उस वक्त आपको नहीं बताना याद रहा, तो वो मेरा ख्याल है गलत बात नहीं। अब भी तो ऐसे करते हैं, टैक्स पेयर रिटर्न जमा करवाते हैं, ये मुझे जायदाद याद नहीं थी, जब कोई नोटिस आ जाता है फिर अपने वकील को बताता है ये मुझे याद नहीं रहा। आपकी जेब में इस वक्त 100 रुपये और आपको याद ही नहीं होगा। जी जी, आपको पता है, लोगों को पता होता है, लेकिन बस अवेयरनेस की कमी है। लोग अभी भी वो रास्ते ढूंढते हैं, वो जरिए ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा निज़ाम ऐसा है ना सर। अभी सिस्टम की बात हो रही थी, मैं भट्ट साहब से थोड़ा सा जो उसका जवाब भट्ट साहब, FBR में जिस तरह भी आसम साहब सिस्टम की बात कर रहे थे, कभी सिस्टम बैठ जाता है, कभी नेट चला जाता है, IRS सिस्टम चल रहा है। FBR पिछले कुछ दहाइयों से हर 7 साल बाद अपने सिस्टम को तब्दील करता है। पीछे पराली है,
कभी EFBR आ गया, कभी दूसरा सिस्टम आ गया 7 साल बाद, फिर कभी आयरस आ गया। वो ये कभी अक्सर हर साल ही जब गोशवारे होते हैं, कभी बैठ जाता है, कभी नेट का मसला आ जाता है, कभी किसी की रिटर्न का मसाइल आ जाते हैं। जिससे पीछे हमने एक केस भी चला, आर्मी की रिटर्न निकल गई बाहर, तो हुए बहुत से ऐसे मसाइल चले। आज तक पराल से नहीं पूछा गया, उसका कभी ऑडिट नहीं हुआ। आपने जो सिस्टम बनाया, अरबों रुपए इस कौम के आपने उस सिस्टम पे लगाए हैं, वो सिस्टम बैठ रहा है, वो काम नहीं कर रहा। जिस तरह अभी प्रैक्टिकल आसम साहब बता रहे, उनका कोई हल नहीं है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। पॉइंट बड़ा अच्छा है आपका। देखें, हमारे मुल्क में ना एक जो क्या कहते हैं इसको, एहतसाबी निज़ाम या कोई दूसरी बदकिस्मती ये है, यहाँ पे हर बंदा ना ताकत तो लेना चाहता है, जी जी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अगर आपको याद हो तो पिछली जो रिटर्न आई थी ना, जी जी, तो जब उसको कन्वर्ट किया गया था EFBR से IRS पे जो कन्वर्ट हुआ था, वो जस्ट 2 months बिफोर या 3 months बिफोर ये एक्सपेरिमेंट किया गया जी। तो भाई अगर आपने किसी को फैसिलिटेट करना ही था तो आप उसकी रिटर्न को तो फाइल कर लेने दे लेते थे ना। जी जी। ये काम तब होते हैं जब आप फर्ज करें दिसंबर तक आप क्लोज कर लें, जनवरी से लेकर जून तक खुला टाइम है आपके पास, बड़े आराम से आप एक्सपेरिमेंट करें। और उसमें फिर उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर रिट्रीव किया। और अच्छा वो था भी एज इट इज वही था जो पहले था। एक होता है ना, एक होता है रिटर्न की वजह से चेंज आई। जैसे अभी रिटर्न है 23 की रिटर्न और है, 24 की और है। वो इस वजह से है कि अंदर के जो टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स हैं, रेट्स बदल गए हैं, FTR NTR में चला गया, कोई मिनिमम में चला गया, ठीक है, कोई एक्सक्लूड हो गया, कोई इन हो गया, वो तो बात समझ आती है। लेकिन अगर आप पीछे से सिस्टम को ही चेंज कर देंगे तो फिर वाकई वो बहुत, और वो सिस्टम भी वो लाते हैं जो जब लोगों को समझ आ जाता है फिर उसको तब्दील कर देते हैं। जाता है सब। ये कुछ ऐसे ही बदकिस्मती ऐसी अच्छा, अब भी जिस तरह IRS चल रहा है, अब IRS ने सूबाई अथॉरिटीज़, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ भी जिस तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, उसमें भी IRS अब डेवलप हो गया है और डबल टैक्सेशन हो रही है। इसका भी क्यों हल निकलेगा, या फिर ये डबल टैक्सेशन होती रहेगी इस सिस्टम की वजह से? देखिए, टैक्सेशन डबल नहीं है, वो इंटीग्रेट किया गया है। टैक्सेशन तो जिधर है वो उधर ही है। वो तो शो नहीं कर रही। अगर वो रिटर्न जमा करवाते हैं, सेल टैक्स की करवाते हैं, सब उसकी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की, वो FBR का सिस्टम IRS उठा नहीं रहा। वो मैं बताता हूँ ना, अब उन्होंने इंटीग्रेट उसको कर लिया जी। इंशाल्लाह ये अभी आपको जल्दी खबर आ रही है। जो पहले था, क्योंकि हुआ ये है कि आपको पता है एक और भी इशू आ रहा है कि PRA का जो ऑनलाइन इनवॉइसिंग सिस्टम है वो अपना है, जी जी, और FBR ने भी अपना एक निकाला हुआ है। जी जी। ये आजकल ये भी एक इशू चल रहा है। बस मनापली नहीं है बट साहब, लाहौर में प्राल के 3 ऑफिसर बैठे हैं पूरे लाहौर में हैं, वो अपनी मन मर्जी के करते हैं फैसले। सिस्टम को जिसको रिटर्न को किसी को रिवाइज़ करवाना है, किसी को लेट फाइलर में उसके ITL में लाना है, कोई पूछने वाला है नहीं है, कोई एहतसाबी निज़ाम नहीं है, कोई वो ताकत हर कोई चाहता है, जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता यहाँ पे। अच्छा चलो बट साहब, ब्रेक मुझे कहा जा रहा, ब्रेक से जाने से पहले रिटर्न जमा कराने से पहले टैक्स पेयर को कौन कौन से पॉइंट को अपने मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनको पहले सोच के अपने टैक्स कंसल्टेंट से या अपने वकील से पहले रब्ता करके उन चीज़ों को समेट ले, ताकि उसके गोशवारे में कोई गलती ना रहे। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी भट्ट साहब, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, जी जी, उसके मुताबिक 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूँ किन किन चीज़ों को। वैसे तो कुछ जनरल है, देखिए जी जी, फर्ज करें एक बंदे ने अपनी बैंक एंट्रीज है, चाहे वो डेबिट है या क्रेडिट है, जी, उन तब की देखिए एक चीज़ ना, हमने काफ़ी सेमिनार किए हैं मुल्तान में, कल हम गए हुए थे सियालकोट, काफ़ी जगहों में, लाहौर में, फैसलाबाद में, हर जगह पे सेमिनार हो रहे हैं। जी जी, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ, चाहे वो ICA में भी है या ICAP या जो भी जी जी, IFA वाले हैं या लाहौर टैक्स बार या फैसलाबाद टैक्स बार के जितने हैं। सवाल ये है कि अब एक चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है, कल जो मैं सियालकोट में बड़ी शिद्दत से महसूस हुई, वहाँ क्या हो रहा है कि लोग फाइनल टैक्स रजीम की रिटर्नें फाइल कर रहे हैं। एक्सपोर्टर है ज़्यादा, आपको पता है, सर्जिकल वाले और स्पोर्ट्स वाले और टेक्सटाइल जो भी है, तो वहाँ अकाउंट्स बनाने का कोई रिवाज नहीं है। जब तक आप अब अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, अब आप आगे नहीं जा सकते, चाहे वो सेल टैक्स है चाहे इनकम टैक्स है। जन अकाउंट्स बनाने के बगैर आप अपना गोशवारा जमा नहीं करवा कर ही नहीं सकते आप, जी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लोगों को शिफ्ट कर लिया। एक्सपोर्टर भी अगले साल, ये कोई लिमिट है या लिमिट से हर किसी को? सेक्टर वाइज होता है ना। जी जी, अब इस साल एक्सपोर्टर अभी जाएंगे फाइनल डिस्चार्ज में, जी जी, और अगले साल उन्होंने चले जाना है मिनिमम टैक्स रजीम के।
ठीक है, उसमें मैं बाद में थोड़ी और डिटेल आपको दूंगा। जी जी। अच्छा, बात यह है कि अब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट आपकी पूरी, यानी जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूँ, इसको हम कहते हैं अकाउंट, क्योंकि मैं फेलो मेंबर हूँ ICAP का, तो हम ऑडिटर पहले, टैक्स कंसल्टेंट बाद में। जी जी। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल शुरू होती है ट्रांजैक्शन से, शुरू होगा कैश बुक, बैंक बुक, मतलब टाइप ऑफ वॉचर है, जी, कैश जी। वॉचर, कैश रिसीट, कैश पेमेंट, जी, चेक जी। रिसीट, पेमेंट, वॉचर से काम शुरू होगा, ट्रांजैक्शन जिसे आप कहते हैं, वो आगे कैश बुक, बैंक बुक में पोस्ट होगा, उसके आगे फिर एक ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से फिर आगे अल्टीमेटली अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ठीक हर है। साल ये इसी तरह ही क्लोज होगा, क्लोज हो गया, रिटर्न फाइल होगी, हर साल इंडिपेंडेंट होगा, और आपको अब अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे कि अकाउंट्स के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट आपका क्या है। ठीक है। अब फर्जी इम्प्यूटेबल इनकम वाला नहीं है, यानी कि अपने वेल्थ स्टेटमेंट को और गोशवारे को हवा में नहीं रखना। हवा में नहीं अब आएगा, वो एक्चुअल बेसिस पे आएगा। सही है। जो भी वेल्थ स्टेटमेंट तो वैसे भी एक्चुअल कॉस्ट पे बनाई जाती है जी। और जो आपके अकाउंट्स बनेंगे वो एक्चुअल होंगे, एक्चुअल रेवेन्यू, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल रिसीवेबल, एक्चुअल पेएबल, एक्चुअल स्टॉक, ये सारा कुछ एक्चुअल बेस पे आ रहा है। ठीक तो है। अब इसके बगैर तो वो अकाउंट्स के बगैर तो काम चलना नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये SMEs जो है, स्मॉल एंड मीडियम, इनको भी कोई इस रिटर्न में गोशवारे में कोई फ़ायदा दिया जी, गया जी, जी, है, मैं वो बता- क्या है, कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते मैं हैं? बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा जी। इसका, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसका 100E सेक्शन अवेलेबल है जी, जी। इनकम टैक्स लॉ में, रेड विद 14 शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। ठीक है। इसके मैं क्रक्स आपको बता देता हूँ। अगर आप 3 कंडीशंस मेट करते हैं, जी। पहला, आपकी रजिस्ट्रेशन FBR के साथ एज ए मैन्युफैक्चरर SME के तौर पे होगी, या आप समेडा के साथ रजिस्टर्ड होंगे। पहला, ठीक है। दोनों में से एक रजिस्ट्रेशन लाजमी है। ठीक है। दूसरा, आप मैन्युफैक्चरर होंगे। ठीक है। और तीसरा, आपकी टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जी जी। 250 मिलियन से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आपको काफ़ी बेनिफिट इसमें मिलने वाले हैं। पहला, अच्छा, इसमें ना एक्सपोर्टर भी शामिल है। कल से अच्छा, आपको वो भी मैं- फ़ायदा उठा सकते वो हैं? भी उठा सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। जी जी। अच्छा, पहले टैक्सेशन होनी कैसे है। पहले आप कंडीशन मेट कर दी आपने रजिस्ट्रेशन करा ली, आपकी एनुअल टर्नओवर उसके अंदर आ गई, और आप मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है। हो गया, ये आपने मेट कर दी। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, जो बेस्ट ऑप्शन है मैं आपको वो बता देता हूँ। आप, अगर आपकी टर्नओवर 100 मिलियन के बराबर या कम है, आप अपनी टर्नओवर का 0.25% पे करें, फारक। ये ताजर दो स्कीम में जो आने वाले उनको फ़ायदा उठाना उसको चाहिए। छोड़ दें आप, जी। वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर, ओके ओके। वो और है, ठीक है। वो ट्रेडर है, शॉपकीपर है। बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है, जी। लेकिन 250 मिलियन के बराबर या कम है, तो फिर आप देंगे 0.5%, यानी रेट डबल हो जाएगा। ठीक है। उसका पे करें, घर जाए, और ये फाइनल टैक्स है। ना आपका 214C में ऑडिट होगा, ना 177 में ऑडिट होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फैसिलिटी उन्होंने मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को भी दी है, गुड। यानी सही करता है। 1% है उनका, वो इधर आके 0.25 या 0.5 पे करे, बाकी का रिफंड। पहली दफ़ा आपसे कोई फ़ायदे की बात सुन रहा हूँ और गब्बर एक साहब। और भी चीज़ अच्छी जी, और जी। चीज़ और भी अच्छी चीज़ है, ये जो बेनिफिट है, अगर आप इसकी कंडीशन मेट करेंगे तो 3 साल तक आप इसके अंदर ही रहेंगे। गुड, सही और है। अगर आप आज 3 साल के बाद आगे जाना चाहते हैं, तो अगले 3 साल और आ जाएंगे आपके पास। क्या बात है। ये एक पहली दफ़ा किसी टैक्स गोशवारा जमा कराएगा उसको फ़ायदा सर, इसका उठाना फायदा चाहिए। क्यों हुआ था, ये 2000 फाइनेंस एक्ट 2021 में आया था, ठीक है। लेकिन अप्लाई उन्होंने 21 से किया। जी। क्यों किया था, जी, ये जी। कोरोना वायरस की वजह से हुआ। सही। तो ये स्टेट को क्रेडिट जाता है, जो उन्होंने ये फैसिलिटी और टैक्स पेयर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाया लोगों ने, और उठा रहे हैं, क्योंकि वजह ये है कि उस वक्त ना लेबर थी, ना मटेरियल था, तो SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को लॉसेज हो गए। अच्छा भट्ट साहब, दूसरा ये भी आजकल जो चीज़ें कुछ जिस डेथ होगी किसी की, या किसी को गिफ्ट आ रहा है, उसमें जो गेन जो आ रहा है, उसके बहुत से मसाइल लोगों को आ रहे हैं और कन्फ्यूज़न का शिकार हैं लोग। जी जी जी, मैं बताता हूँ। असल में हुआ ये है, क्योंकि मैं 2-3 केसेस फेस कर चुका हूँ, हो ये रहा है। थोड़ा सा इसी तरह शॉर्ट करके आपको मैं बता देता हूँ। इनकम टैक्स लॉ में ना सेक्शन अवेलेबल था जी। 37(4) है, ठीक है। 37 सब सेक्शन 4 है। जी जी। वो ये कहता था कि अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है या गिफ्ट में प्रॉपर्टी आ जाती है, जी ये 30 से 22 तक कानून बताने लगा हूँ, पहले क्या था। जी जी। बंदे की डेथ हुई तो आपको पता है, वुमन डेथ पे लोग कहते हैं बेचो जी बेचो, प्रॉपर्टी हमारे हिस्से में। जी जी, अपना अपना हिसाब तो से लॉ ने ये कहा था कि अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा, या गिफ्ट, तो जिस डेट पे आपकी डेथ होगी या गिफ्ट मिलेगा, उसी साल में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ठीक है लेस की जाएगी, जितने का मैं आगे बेचूंगा। फर्ज सही। करें एक बंदे को, फर्ज कर लेते हैं एक बेटा ही है उनका, जी, सारी जी। प्रॉपर्टी बेटे के पास आ गई है,
उसने कहा जी प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई है, मैं ऐसे करता हूँ, मुझे 4 करोड़ रुपये मिल रहा है। जी जब उसको मिला, जनरली क्या होता था कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू वो वही होती है जिसमें वो बेच रहा होता है, जी जी तो गेन आता कोई नहीं। जब गेन है ही कोई नहीं तो जी। टैक्स भी कोई नहीं लगता। अब जैसे ही अब इन्होंने क्या किया, लोगों ने गिफ्ट में इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। वो गिफ्ट उसको देना, फेयर मार्केट वैल्यू बराबर करना, गेन जीरो हो जाना। इनको पता लग गया कि कुछ लोग, आपको पता है दौर में ब्लैक 2 नंबरी कर रहे हैं, वो जी। 2 नंबरी कर रहे हैं, हुकूमत इन्होंने खजाना क्या नुकसान किया, पहुंचा रहे हैं, जी जी। इन्होंने वो सेक्शन ही बीच में से फारग कर दिया। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अब ये लॉ चला गया 79 सब सेक्शन 3 में। जी। वो ये कहता है कि जो ट्रांसफर की कॉस्ट होगी ना, जी जी वही आपकी बनेगी। मसलन जी। वालिद साहब ने खरीदा था 10 लाख का, जी जी। आपने बेचा 4 करोड़ का। अब आप 10 लाख रुपया जो होगा 1 जुलाई 2024 के बाद जी जो जी। डेथ होगी, पहले में वही है, अपार्टमेंट 2 साल बाद बेचे 0%, जी जी। घर 4 साल बाद, और जो प्लॉट है वो 6 साल बाद। जी जी। लेकिन अब लॉ ये कह रहा है, आज की डेट में 2 चेंजेस आ गई हैं। एक, वैल्यू आपको वो मिलेगी जो ट्रांसफर ने की होगी। ठीक है। दूसरा, अब 1 जुलाई 2024 के बाद अगर डेथ होती है या कुछ होता है, उस पर जो गेन होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ 50 साल बाद बेचे आप, ठीक है। उसके ऊपर 15% मिनिमम टैक्स लग गया है। सही है। वो लगना ही लगना है, ठीक है। यानी 4 करोड़ अगर डेथ आज अल्लाह माफ अब जो कन्फ्यूज़न का शिकार है उनको फौरी क्या फैसला करना उनको चाहिए? ये करना चाहिए कि देखें, डेथ वाले केस में बेहतर है कि जिंदगी में ही गिफ्ट कर दे, जो करना है उसके साथ, सही है। ठीक है। या तो ऐसे करें, उस प्रॉपर्टी को बेच के वो बंदा बेचे जिसकी है, जी जी। फिर जो पैसा है, पैसा क्रॉस चेक में गिफ्ट कर दे, तो आपको ना ट्रांसफर के कोई चार्जेस पड़ेंगे, ना कोई गेन आएगा। सही है। अच्छा, जो ये नेशनल सेविंग सेंटर है, कुछ जिस पे जो टैक्स एबिलिटी जो बनाई जा रही है वो क्या है? जी, उसमें ना 3 चीज़ें आपको जेहन में रखनी पड़ेगी। देखें, नेशनल सेविंग सेंटर में जब आप जाएंगे ना, तो वो आपसे पूछेंगे भाई आपको पैसा वापस कब चाहिए। ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ जी मुझे चाहिए, मैंने जी बेटी की शादी करनी, मुझे बेशक आप 10 साल बाद दे दें। जैसे वो एक बात इंश्योरेंस हाँ वाले हैं, जी जी वो कहेंगे जी ठीक है आप ऐसे करें, अब वो आपको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। जी जी। उसमें माशाल्लाह जो एवरेज रेट एंड पे जाकर निकलता है ना 10 साल बाद, जी वो जी। 30% होता है। शुरू में कम होगा, आगे जाके बढ़ता जाएगा। उसका मैंने एक रेट निकाला था, वो 30% आपको हिसाब से यानी एंड पे देना पड़ेगा। जी, आपको मिलेगा वो अच्छा, पर ईयर 30% के हिसाब से वो इंक्रीज करता है। सही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो चाहिए 6 महीने बाद, जी। वो आपको देंगे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है। आप कहते हैं जी मुझे मंथली चाहिए, फिर आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट देंगे। सही है। फिर अगर एक बंदे की उम्र 60 साल प्लस है, साल के शुरू में पहले दिन, तो उस सीनियर सिटीजन को वो देते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है। ठीक है, वो दूसरे बंदों को नहीं मिलता, या पेंशनर अकाउंट या पेंशन सर्टिफिकेट। अब इसमें फ़र्क क्या है, अगर आपको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट मिले तो ओबियसली मुझे जो पैसा मिलेगा वो 10 साल बाद मिलेगा। अब जी। 10 साल बाद जब एकदम से पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में ऐड करेंगे तो वो जंप कर देगा ऊपर। सही है। तो 2 ऑप्शन उन्होंने दी हुई है, मुझे याद पड़ता है 39 का 4 है शायद सब सेक्शन है, जो ये कहता है कि अगर एरियल प्रॉफिट आपको मिले तो जी, जी। आपके पास 2 ऑप्शन आती हैं। नंबर 1, या तो मैं पूरे का पूरा करंट ईयर की इनकम में ऐड करूं, जी, उस पर जी। टैक्स पे कर दूं। जी जी। अगर नहीं तो मैं जिन सालों की इनकम है उसमें ले जाके ऐड करूं, जी। और जो जिस तरफ टैक्स कम होगा वो मैं पे कर दूं। जी। ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है। दूसरा आ गया आपका रेगुलर और स्पेशल सेविंग है, उसमें 15% घटना है। अगर वो 50 लाख के अंदर प्रॉफिट है तो 15% फिक्स हो गया आपको। जी। अगर उससे ऊपर गया तो फिर नॉर्मल टैक्स लग जाएगा। इसमें लोग फ़ायदा कौन उठा सकते हैं? इसमें शायद जिसको जल्दी पैसा चाहिए वही आएगा ना इसके अंदर, 15% पे करे, ठीक है, और ATL में आ जाए, क्योंकि इस वक्त उन्होंने नॉन ATL का 35% कर दिया, डबल नहीं किया। ठीक है। पहले पिछले 30 से 24 तक 15 का 30 था डबल, अब उन्होंने 5% और बढ़ा अब 3 कैटेगरी बन गई, कैटेगरी। ATL की बन गई, जो नहीं आएगा वो जी, लेट ऐसे फाइलर ही। में आ गया। और आखिरी आ गया बहबूद सर्टिफिकेट, जी, वो जी। सीनियर सिटीजन के लिए है। उसमें उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं। पहली बात तो ये कि इसको 3 बेनिफिट दिए। नंबर 1, इसका भी होल्डिंग टैक्स नेशनल सेविंग सेंटर नहीं काटेगा, सही है। जितना भी प्रॉफिट होगा। ठीक दूसरा है। फायदा आपको ये करना है कि आपको मैक्सिमम 5% लेना है इसके अंदर, सही है। बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। कम से कम 0%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% अंदर भी आ सकता है। ठीक है। यानी नॉर्मल टैक्स या 5% विच एवर इज लोअर। और तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें प्रॉफिट का जो रेट होता है ना, वो नॉर्मल सर्टिफिकेट के मुकाबले में 1-1.5% ऊपर होता है। तो एक सही। सीनियर सिटीजन को ये 3 फायदे दिए गए। और चौथा फायदा ये जी, जी। कि टैक्स आपने विद रिटर्न जमा कराना है। बड़े साहब आज तो आज फ़ायदे बता रहे हैं। आसम साहब कोई नुकसान भी बताएं। आप जितने मसाइल बता रहे थे रिटर्न में, अगर एक टैक्स प्रैक्टिशनर जैसा आप चार्टर अकाउंटेंट भी हैं, अकाउंट्स भी बनाते हैं, रिटर्न भी जमा करते हैं, एडवोकेट भी हैं, एक
प्रैक्टिस में जो बंदा है उसको अगर रिटर्न में कोई मुश्किलात पैदा हो जाएं, रिटर्न में कोई समझ ना आए, तो कोई ऐसा पेस या ऐसा कोई चीज़ एफबीआर की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो नेट पे दे के अपने मुश्किलात को हल कर सकता है। मसाल अगर मोबाइल है, किसी को दुरुस्त करना नहीं आता, वो नेट से देख लेता, अच्छा ये चीज़ किस तरह सही होगी, वो ऐसी चीज़ है हुकूमत की तरफ से या एफबीआर की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कानून की किताब ही है जिसको आप वो कानून तो पढ़ सकते हैं ना, उसको हल तो जिसको पढ़ जी के आप अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ या विद द हेल्प ऑफ सीनियर्स या विद द हेल्प ऑफ आप जो सिस्टम आपको कोई हेल्प नहीं करता। सिस्टम में तो ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है कि जिसमें आप बैठें और बैठ के कहें कि यार अच्छा ये एक नई चीज़ मेरे लिए आज सामने आई है, हाउ वुड बी पॉसिबल कि मैं इसको रिजॉल्व करूँ। देन आप देखें मोस्टली क्या होती हैं, आपकी लोकल इनकम है, बाहर से इनकम आ रही होगी, किसी जगह टैक्स होती, किसी जगह टैक्स नहीं होती, कोई रेजिडेंट होगा, कोई नॉन रेजिडेंट होगा, लेकिन यहाँ पे हेल्प करने के लिए आपके पास कोई भी ऐसा एफबीआर में कोई विंडो अवेलेबल नहीं है जो ऑन द स्पॉट आपको ऑन टेलीफोन, ऑन विजिट या ड्यूरिंग मीटिंग आपको जो है वो गाइड कर दे। अच्छा, जो मिसाइल की बात आप कर रहे थे उसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं स्किप कर गया उसमें फिर। अच्छा, उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक टैब होती थी पिछले साल से पहले तक रिफंड। जी जी। जो लोग ज़्यादा एक्सेस टैक्स कट जाता है, जिनका प्रॉपर्टी सेल परचेज करने पे, गाड़ी सेल करने पे या किसी और चीज़ पे भी उसको टैक्स उसकी विद होल्डिंग एक्स्ट्रा हो गई है, तो वो एक रिफ़ंड क्रिएट हो जाता था जो वो साल में एडजस्ट करवा देता था। अच्छा, ये प्रैक्टिस है, कहीं मेंशन नहीं है कि आप एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट दें और उसे कहें यार मेरी रिटर्न फाइल है, आप इसको मेरी डिडक्शन को कम कर लें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज की डेट में उस रिफ़ंड का कोई वाली वारिस नहीं है और एफबीआर ने उसका कोई वे फॉरवर्ड भी नहीं बताया। वो सिंपल 170(3) का ऑर्डर होना है। अब 170 में आपने एप्लीकेशन देनी है, 170(3) का ऑर्डर होना है। अच्छा, वो 170(3) की ऐसे है जैसे आपने अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट, यानी कि आपको रिफ़ंड मिल गया बट आपके पास आया नहीं है आपका पैसा वो। जी जी, और कानूनी हक है आपका है लेकिन आपको मिल नहीं सकता, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। बात 170(4) के ऑर्डर ही नहीं होते। ये एक और बड़ी मसाइल वाली बात है जी जी। कि हमारे यहाँ लोगों के कई लाखों रुपए हैं जो स्टैंड कर रहे हैं इंडिविजुअल केसेस में भी, एओपीज़ के अंदर भी, और ऐसी वो तमाम कंपनी जो जिनका कैलेंडर ईयर जो है वो पूरा साल होता है, उन्होंने भी 30 सितंबर से पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रिटर्न फाइल करनी है। उसके अंदर भी आप देखिए कि जो उनके रिफंड्स हैं उनको मिल ही नहीं रहे। ये एक और, यानी कि ये वो पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट भी था। फिर आप कोई पैरामीटर्स बना देना पब्लिक के लिए कि ठीक है यार, एक साल के अंदर हम पिछले साल का दे देंगे, उससे अगले साल आप ऑडिट भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं। इसी बात पे शहबाज शरीफ साहब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो चेयरमैन एफबीआर हैं उन्हें उतार भी दिया था कि जी इश्यूज़ की वजह से। लेकिन ये रिफंड से तो वो तो बड़ा बड़ा कमाल है, पिस्टल पे निकल आए थे एफबीआर में। जी जी, वो तो बड़े बड़े स्कैंडल्स बन चुके हैं। लेकिन ये है कि आप तभी उन लोगों को इस नेट में लेके आएंगे। व्हाट्सएप ने आज बड़ी अच्छी बेनिफिट्स वाली सारी बातें बताई हैं। मुझे आज ज़रा थोड़ा मसाइल की तरफ मेरा रुझान था, ताकि चूँकि प्रैक्टिकली ये वो इश्यूज़ हैं जब तक एड्रेस नहीं होंगे, जब तक हम इनको ट्रिगर डाउन नहीं करेंगे, जब तक हम आपके भाइयों जैसे फोरम से आवाज़ नहीं उठाएंगे पब्लिक के लिए, उन लोगों के लिए जो इस नेट के लिए आना चाह रहे हैं। और जो देखें, आप सुबह आके यहाँ कभी भी आप जब कभी नेट ऑन करें और आपको पता चले जी इनवैलिड है, आपका घंटा 2 घंटे इसी काम में लगा रहेगा तो आपका मोराल, आपकी चीज़ें, आपकी एफिशिएंसी डाउन होती जाएगी। सही। जो काम मैं 5 बजे पहले कर लेता था, अब मुझे रात के 11 बज जाते हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं। ये तो सिस्टम की खराबी है ना, जिस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आसम साहब, वैसे एक बंदा जिसका कोई कारोबार रजिस्टर्ड नहीं है, गाड़ी उसके नाम नहीं है, प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं है, लेकिन वो कमाता है, मसाल के तौर किसी को होटल है या कोई फ्रूट बेचता है या और कुछ वटेवर जो कारोबार करता है, लेकिन वो बेनिफिट तो हुकूमत से उठा सकता है अपना गोशवारा देकर, वो किस तरह उठा सकता है? उसी मद के लिए 350 SRO निकाला ना। जी जी। इसी मद के लिए उन लोगों को इस नेट में लाने की ज़रूरत महसूस की गई है
कि यार जैसे बहुत दफ़ा हमने आपके इस प्लेटफॉर्म पे ये बात बताई है कि सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में सैलरी क्लास दे रही है। जी अगर मैं भी कहीं एम्प्लॉई हूँ जी तो जी मेरा टैक्स काट के ही मेरे अकाउंट में जाना पैसा। जी वो जो सिंगल शटर वाली दुकान पे बैठ के मिलियंस और बिलियंस का कारोबार कर रहा है वो किसी को नहीं कटवा रहा टैक्स। लेकिन वो उसमें सिस्टम में नहीं है ना जैसे WhatsApp ने जी, बताया ऑनलाइन शुरू जिस में पेमेंट की कोई ऐसा के नहीं करते हो। कि जब आपने प्रॉपर्टी लेनी है, जब आपने देखें अभी मैंने अगर बाहर भी जाना है वीज़ा लगवाना है तब भी मुझे ज़रूरत है मेरे वैसे परिवार की। बच्चों के नाम करवा देते हैं प्रॉपर्टी, अपने नाम नहीं खरीदते, बीवी के नाम करवा देते हैं, वो उसके नाम को सर, प्रॉपर्टी नहीं देखिए होती वो है उसका करवा जी। दें, लेकिन उसको भी उस बंदे ने अपनी रिटर्न के अंदर एज अ स्पाउस एज अ किड्स उसने दिखाना है। इस मौजूदा हालात में सर 2024 जो फाइनेंस एक्ट है सबसे मुश्किल तरीन सबका बजट से है, सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन। और आप इस सितंबर जा रहे हैं, आप समझते हो अब जितने टैक्स पेयर का जो रुझान है रिटर्न जमा करवाने का और जो वो पिछले सालों की निस्बत इस साल ज़्यादा है या कम है? देखिए हर साल ही ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बताऊं कि मैंने लास्ट ईयर अगर 100 करवाई थी तो इस दफ़ा 10 चली जाएंगी, 10 और आ जाएंगी। लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट, लेकिन इस दफ़ा जिस ratio जो है- तीन कैटेगरियाँ बन चुकी हैं इस दफ़ा। जी बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ अर्ज़ कर रहा हूँ एलवी साहब कि जो रिटर्न्स के रुझान हैं वो बेहतर है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं आई जिसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा साल एक SROs के थ्रू वेल अवेयरनेस दी, 350 निकाला रिटर्न्स। आप समझते हो टैक्स पेयर सीरियस नहीं है, इस साल भी सीरियस नहीं है जितना मुश्किल तरीन फाइनेंस सेक्टर है। देखिए सीरियस तभी होगा जब आपको बेनिफिट्स होंगे। जी जी, बेनिफिट कोई नहीं अब है ये तो बड़ साहब ने बहुत से बेनिफिट बताए हैं, रिटर्न जमा करवाने के बहुत से बेनिफिट है। सर। रिटर्न देखें एसएमई के लिए बेनिफिट है, जी। इंडिविजुअल के लिए क्या बेनिफिट है, सही जिसका रिफंड नहीं देंगे उसको क्या बेनिफिट है। सही कह रहे हैं। एक मेरा तो टैक्स काट ही रहा है, देखो सैलरी क्लास का टैक्स तो काट ही रहा है। ये FBR की तरफ मसाइल है। सर। हुकूमत आवाम को सहूलियात फराम करती है, आवाम के मसाइल को देखती है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? जो FBR के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, इस सिस्टम के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे देखिए, ताकि टैक्स ये पेयर बड़ी- ये- आसान जो मौजूद है वो भी आसान हो और नई आने वाला भी आसान हो देखिए, ये सिस्टम में। बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि टैक्स निज़ाम को अपार्ट फ्राम गवर्नमेंट को सेक्टर्स को FBR पे भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, जो नहीं है। जी जी हमारी बदकिस्मती ये है कि जो नहीं है जी जी उनको भी जो है वो इन्हीं तरह से जैसे आम शहरी गुजरता है उनको भी अगर किसी जगह पे उनको लगता है जी तो उनको भी उन सवालों के जवाब देने चाहिए। जी जी क्योंकि आप भी समझते हैं, आप भी प्रैक्टिस में हैं, मैं भी प्रैक्टिस में हूँ, मुझे भी सारी उम्र हो गई यही काम करते हुए। लेकिन ये है कि भाई साहब भी बेहतर समझते हैं कि वो लोग इन प्रैक्टिस होते हुए भी उन पे कोई उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं है जिस तरह से आप किसी भी एक लेमैन को पकड़ के कहते हैं कि रिटर्न फाइल करो और आपने सारा कुछ बता दिया। FBR को चाहिए, आप समझते हैं FBR के अफसरान रिटर्न को दिनों में खुद मार्केटों में जाएं, लोगों को अवेयरनेस दें, उनके सर, गोशवारे इसके जमा लिए- करवाएं, इसके वो आसानी पैदा करें लोगों सर, के लिए। इसके लिए सेमिनार्स करवाने चाहिए उन्हें, वो तो टैक्स पास बेचारी करवाती हैं, इंस्टीट्यूट करवाते हैं। FBR को तो इतनी कभी वो फुर्सत नहीं मिली। सर तो फिर आपके सामने फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे लोग बट साहब टाइम कम है हजूर, छोटे छोटे सवाल है, मैं चाहता हूँ एक दो जो जाते जाते हमारे वो नाजरीन वो भी सुन लें जो नील के रिटर्न जमा करवाते हैं और बड़े खुश होते हैं हम टैक्स कुछ नहीं जमा करवाया, उनके लिए इस दफ़ा क्या सबक है? देखिए उन्होंने एक नई पेनल्टी बीच पे डाल दी है जी और कहा ये है कि जो बंदा इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स देगा, जी इनकम्प्लीट देगा, उसकी कम से कम पेनल्टी 5 लाख रुपए है जी जी और कंपैरिजन होगा उसका 10% ऑफ द टैक्स पेएबल विच एवर इज हाई। ठीक है। अगर उसका टैक्स बिल में कट गया है या उसके मोबाइल में बैलेंस में कट गया है या जी जी कटने को नहीं देखना, सही है। लायबिलिटी को चेक करना। ठीक है, जो 10% टैक्स पेएबल का या 5 लाख रुपए विच एवर इज हाई, इसका मतलब नील रिटर्न देने वालों को 100 दफ़ा सोचना चाहिए इस दफ़ा। सोचना पड़ेगा जी, वो खत्म हो गया टाइम, अब वो नहीं है अवेलेबल, उतनी तो आपको फौज जफर मौज वो दौर गए। बिल्कुल ऐसा ही है। पेनल्टी बहुत हैवी है और बंदे ने कहना जी टैक्स ले ले मेरी पेनल्टी माफ़ कर दे, उन्होंने कहना नहीं तो पेनल्टी जमा करा दो, टैक्स हम बाद में देख लेंगे। यानी कि मैं जो मेरे इलाम में 12 लाख गोशवारे नील की रिटर्न जाती है, उनको 12 लाख को फिर तो ये पहला सवाल आज सीख लेना चाहिए, इनकम टैक्स गोशवारा 2024 में नील की रिटर्न जमा नहीं करवानी। बंदा पहला अगर मैं पूछूँ ना तो वो बंदा फिर जिंदा कैसे है? एक तो हो गया ना वाला साहब ने सपोर्ट किया स्टूडेंट को, जी बाहर से पैसा आ रहा है, जी वहाँ तो समझ आती है। जी जी आखिर कोई भी एक बंदा इस दफ़ा हुकूमत ने फैसला कर लिया है नील की रिटर्न जमा करवाने वालों को। निकाले इसलिए इसको
जी, कि लोग क्या करते थे, नील की करके उसको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डाल देते। यानी कि पिस्टल आ गया है। अच्छा, दूसरा इस रिटर्न में सबसे जो 3 अहम चीज़ें और टेक्निकल चीज़ें मिसाल के तौर पर 4C हो गया, 7E हो गया, CVT हो गया, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए बात यह है कि जो तो 7E है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जमा करवाना उसका रिटर्न में हवाला देना पड़ेगा। नहीं, मैं बता दें जी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको फिल करके डाल देते हैं तो वो लायबिलिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि भाई, लेकिन वो पंजाब में है, सिर्फ उसमें मैं बताता जी हूँ ना, उसके 3 जो हाई कोर्ट्स है ना, जी वो फेवर में है, जी। और 2 कोर्ट्स अगेंस्ट है। ठीक है। पंजाब और सिंध अगेंस्ट है, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा जो है ना हाई कोर्ट, जी। वो उसके फेवर हाँ, में टैक्स पेयर। ठीक है, ठीक है, उसमें भी क्योंकि उसकी वैरिस चैलेंज हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट को एक दफ़ा तय कर लेने दें, उसके बाद देखेंगे कि किसका क्या बनता है या नहीं बनता, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, आपका जो सुपर टैक्स है, आपका जो 150 मिलियन से ऊपर चार्ज होगा, ठीक है, वो तो बड़े स्पेसिफिक है। उसमें अगर किसी का बनता है तो वो 2% से लेके 10% तक है, उसमें जहाँ फॉल करता है उसको तो दे देना चाहिए। जी ठीक है। और तीसरा आपका जो CVT है, वो बेसिकली उसमें 2 चीज़ें सिर्फ मैं जी। कहूँगा, गाड़ियों पे तो वो उसी वक्त ही काट लेते हैं जब वो वन टाइम है, और फॉरेन एसेट्स पे वो लगा हुआ है तब जब वो 100 मिलियन से ज़्यादा का होगा 1% पे करना है। लेकिन एक तीसरी बात यह है कि इस दफ़ा ICT में स्पेसिफाइड फार्म हाउसेज और स्पेसिफाइड रेजिडेंशियल हाउसेज के ऊपर उन्होंने 3, 5 और 7% चार्ज कर दिया जी, इसको ट्रांसफ़र करने पे FED जो है ना इसके ऊपर जी। उन्होंने चार्ज कर दिया। तो CVT उधर भी उन्होंने, पहले सिर्फ गाड़ियों पे था, अब ICT के अंदर सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी देखें पाकिस्तानी जो डीम्ड आपका जो इनकम पे एसेट्स है उसकी आल्दो कहा इनकम है, लेकिन वो एसेट जो इस्तेमाल नहीं होते उस पर 7E है। इनसाइड पाकिस्तान 7E है, आउटसाइड पाकिस्तान CVT है, लेकिन प्लस वो जो हाउसेज और वो उन्होंने ICT के अंदर, आपको पता है वहाँ घर बहुत महंगे हैं और बड़ा एक पोस्ट किस्म के एरियाज है और बड़ा कुछ है वहाँ पे इस्लामाबाद में, वहाँ ज़्यादा आपको पता है पॉलिटिशियन और नॉन रेजिडेंट लोग ही रहते हैं। जी जी। तो उनके ऊपर उन्होंने CVT जो है ना वो प्रपोज। सर आखिर में ये भी बता दीजिएगा, 2024 का जो इस दफ़ा गोशवारा जमा नहीं करवाएगा उसके लिए कौन कौन से पिंजरे तैयार किए गए? देखिए बात यह है कि एक तो वो ज़ाहिरी बात है लेट फाइलर भी होगा और नॉन ATL में भी होगा। अब अगर कल को आता भी है तो लेट फाइलर से तो बाहर नहीं निकलेगा जब तक साल से पहले वो तो नहीं निकलने लगा जी। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करके तो नॉन फाइलर से वो बाहर आ सकता है, ठीक है, एक बात। अब और पेनल्टी आपके सामने है, जी जी, ठीक है, और फिर रेट उसका डबल होगा, वो भी अपनी जगह पे है। तो बेहतर यही है कि अब आप देखिए कंप्लायंस आप करें, सीधी सी बात है, अब पुरानी बातें छोड़ दें और कोशिश करें लोगों को कि वो मैनुअल रिटर्न बिल्कुल बंद कर दें, उसको लेके सबको पोर्टल पे। रिटर्न में सच कितना बताना चाहिए? देखिए जो चीज़ सामने पड़ी हुई है, जैसे बैंक स्टेटमेंट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, आपकी सेल टैक्स रिटर्न्स हैं, PRA को रिटर्नें गई हुई हैं। अब जो चीज़ सामने उसको तो झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। नहीं करनी भी नहीं चाहिए ना जी। देखें जी, कल जी। ऑडिट होगा तो फिर क्या करेगा, सही, फिर उसके लिए प्रॉब्लम शुरू होगी। अगर गाड़ियाँ मैं कुछ छुपा लेता हूँ तो उनके पास MIS में गाड़ियाँ आ रही हैं, प्रॉफिट ऑन डेट वहाँ आ रहा है, प्रॉपर्टियाँ वहाँ आ रही हैं। टैक्स पेयर को और टैक्स प्रैक्टिशनर को कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र अब फौरी रखना चाहिए? देखें अब कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी ट्रांजैक्शन है उसको अकाउंट फॉर करें, चाहे वो नज़र आती है या नहीं नज़र आती है। आप जितना सच के करीब आएंगे उतनी आपको आसानी पैदा होगी। आसम साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या प्रपोजल है टैक्स पेयर के लिए भी और टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए भी? देखें इसमें अगर आप टैक्स की बेहतरी के लिए सोचते हैं तो एक दो सेक्टर्स हैं जिनको, जैसे एग्रीकल्चर है, उनको भी आप टैक्स की मद में लेते हैं। कुछ बरात हैं वो कम होनी चाहिए, जो हमारी बहुत सारी ऐसी अशराफिया को दी गई जी, हैं हाई क्लास जो ख़त्म नहीं होनी। जी, जो वो ख़त्म होनी चाहिए ताकि बर्डन जो है कम हो पब्लिक के ऊपर और लोग इसको हैप्पीली इंजॉय करें, रिटर्न्स के अंदर आएँ। और जैसे आपने कहा कि कितना बताना चाहिए, देखिए मेरा तो ये ख्याल है, और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि हमें सच बोलना चाहिए। और जो स्टेट का टैक्स है, जो स्टेट पे जिम्मेदारी है हमारी एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, वो हमें पूरी करनी चाहिए। और जो भी इस एम्बट में जो भी टैक्स की लायबिलिटीज़ हैं, ताकि कल को ऑडिट में जाके किसी के मिन्नते तरले ना करने पड़े और उनको ये ना कहना पड़े कि आपकी मेहरबानी यार इसको सेटअप कर ले। और हमें सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉर्म बता के, समझा के
अपने गोशवारे जमा करवाएं और स्टेट का जो हक है उसे अदा करें। मोहम्मद आसिम साहब आपका बहुत शुक्रिया, नदीम भट्ट साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना कौमी फरीज़ा है, लाजमी जमा करवाना चाहिए, लेकिन रियासत माँ होती है और माँ को भी अपने बच्चों का ख्याल किस तरह रखना चाहिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों साइडें दुरुस्त हो जाएं तो गोशवारों की तादाद भी 2 करोड़ से बढ़ जाएगी और जो आजकल हम 1-1 अरब के लिए दूसरे ममालिक के तरले मिन्नतें करने, इनसे भी हमारी जान छूट जाएगी और सूद की अदायगियों से भी हमारी जान छूट जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।